Unacademy. Let's crack it. शुरू करते हैं। पहले मैं शुरू करता हूं रिकैप से मेरे भाई। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं? अभी तक हम लोग देख चुके हैं रियल पावर, ठीक है। आज आप लोगों को मजा आने वाला है क्योंकि आज आप लोग रिएक्टिव पावर समझने लगोगे, ठीक है। और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बहुत जरूरी है कि वो रिएक्टिव पावर समझे, क्योंकि आपसे ज्यादा रिएक्टिव पावर का यूज कोई नहीं करने वाला। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट देख चुके हैं ना हम लोग। मैं आपको यूनिट्स भी बता चुका हूं हर पावर की। ठीक है भाई, और पावर फैक्टर भी मैं बता चुका हूं। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज इसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं और आज मैं आप लोगों को रिएक्टिव पावर की कहानी सुनाने वाला हूं। तो आपको ये समझ आएगा रिएक्टिव पावर चीज क्या है, रिएक्टिव पावर क्यों डिफाइंड है और उसकी स्पेशलिटी क्या है। ये सारी बातें आज के सेशन के बाद आप समझ जाओगे। तो कभी भी कहीं भी इलेक्ट्रिकल आप डिस्कस करोगे तो आप कभी रिएक्टिव पावर में नहीं फंसोगे, ये मेरी गारंटी है। अब क्वेश्चन सबसे पहला ये आता है रिएक्टिव पावर डिफाइन क्यों की। अगर आप लोगों ने मेरा कॉम्प्लेक्स पावर पार्ट 2 वाला सेशन देखा है तो उसमें मैंने लास्ट में ये चीज प्रूव किया था कि इंडक्टर और कैपेसिटर एसी के अंदर ओवरऑल एक साइकिल में कोई एनर्जी ना एब्जॉर्ब करते हैं ना डिलीवर करते हैं। दे नाइदर एब्जॉर्ब एनी एनर्जी नॉर दे डिलीवर एनी एनर्जी। फिर बात ये आती है रिएक्टिव पावर क्यों डिफाइन की गई। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रिएक्टिव पावर रिप्रेजेंट्स द एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर एंड कैपेसिटर, लेकिन मेरे भाई हम तो उससे आगे आ चुके हैं। हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया है कि एसी में इंडक्टर कैपेसिटर कोई रिएक्टिव पावर नहीं लेते। तो देखो मैं आपको थोड़ा बेसिक से समझाना स्टार्ट करता हूं। एसी एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एसी एनालिसिस के अंदर कंसेप्ट लेकर के आते हैं इंपीडेंस का। इंपीडेंस क्या होती है, R प्लस JX। तो यहां पे आप कंसेप्ट लेके आते हो रिएक्टेंस का। रिएक्टेंस किसके लिए यूज करते हो, इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए। यानी इंडक्टर और कैपेसिटर को एसी में रिप्रेजेंट किया जाता है रिएक्टेंस से, और रिएक्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम्स। तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि रिएक्टेंस इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंडक्टर एंड कैपेसिटर जस्ट लाइक अ रजिस्टर। इंडक्टर कैपेसिटर को अगर रेजिस्टेंस की तरह दिखाना है then we have to use the concept of reactance, concept of reactance। और ये देखो मेरे भाई रिएक्टेंस का कंसेप्ट आया कहां से है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं। ये होता है ना V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अगर आप इसका मेरे भाई फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लो, फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो क्या बनेगा, डेरिवेटिव का फोरियर होता है J ओमेगा। देखो यहां से आया है कि भाई टाइम डोमेन में तो इनका जो रिलेशन था y इक्वल टू एम एक्स का नहीं था, लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो हो गया ना y इक्वल टू एम एक्स का। सो इट इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस बट R is replaced by
बाय जे ओमेगा एल। अब मेरे भाई देखो ओमेगा एल के साथ जे आ रहा है, जे का मतलब है आयोटा, आयोटा का मतलब इमेजिनरी। तो इससे तो ये समझे ना कि ये जो जे ओमेगा एल वाली टर्म है ये इमेजिनरी है। तो आप ये कह सकते हो इंडक्टर इज नथिंग बट अ इमेजिनरी रजिस्टर, ऐसा कह सकते हो। जल्दी से बताओ चैट के अंदर और कमेंट्स में भी बता सकते हो, क्या ऐसा कह सकते हो इंडक्टर इज अ इमेजिनरी रजिस्टर। इसको रजिस्टर से तो कंपेयर किया, लेकिन जे का मतलब है इट इज अ इमेजिनरी क्वांटिटी। इमेजिनरी माने विच फिजिकली डज नॉट एग्जिस्ट। कोई भी इमेजिनरी चीज का क्या मतलब है कि वो वास्तविक नहीं है, उसको हम इमेजिन कर रहे हैं, उसकी कल्पना कर रहे हैं, बट इट डज नॉट एग्जिस्ट। यही बात है ना कि ये चीज काल्पनिक है, इट इज इमेजिनरी। इज दैट क्लियर? तो अब देखो मेरे भाई, जब ये रिएक्टेंस का कंसेप्ट आया तो इंडक्टर और कैपेसिटर को हमने कंपेयर कर दिया एक रेजिस्टर से। लेकिन मेरे भाई रेजिस्टेंस में तो पावर भी डिफाइंड होती है। रेजिस्टेंस में पावर डिफाइंड होती है IRMS स्क्वायर इंटू आर। तो अगर रेजिस्टेंस में पावर डिफाइंड है और आप इंडक्टर कैपेसिटर को रेजिस्टर से कंपेयर कर रहे हो, तो यानी उसके अंदर भी आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, उसके अंदर भी आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, पावर। बिल्कुल सही बात कह रहे हो इलेक्ट्रिकल विजन, जे का मतलब फेज है। लेकिन मेरे भाई एक चीज देखो ना, यहां पे क्या होता है, वोल्टेज करंट सेम फेज में नहीं आते, वोल्टेज करंट सेम फेज में नहीं आते, बल्कि ये किस में आ रहे हैं, 90 डिग्री के शिफ्ट पे आ रहे हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, इंपिडेंस में जब आप लिखते हो R प्लस जे ओमेगा एल, तब आप R के साथ जे ओमेगा एल को ऐड कर दे रहे हो, यानी जे ओमेगा एल का जो नेचर है वो रेजिस्टेंस की तरह है, जब तो ऐड हुआ। कभी टाइम डोमेन में ऐसा किया है R प्लस एल या R प्लस सी किया हो? ट्रांजिएंट में जब आप RC सर्किट या RL सर्किट पढ़ते हो तो R और L को कंबाइन नहीं करते, ना ही R और C को कंबाइन करते हो। लेकिन AC एनालिसिस में हमने ये देखा कि फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने पे आपका जो डोमेन है उसमें V और I का रिलेशन इंडक्टर के लिए भी रेजिस्टेंस जैसा बन गया, लेकिन बस एक J आ गया। तो इससे क्या समझे कि इंडक्टर कैपेसिटर कैन बी कंपेयर टू अ रेजिस्टर बिकॉज कि उनका भी रिलेशन लीनियर है, बट ये इमेजिनरी हो गए, ये हाइपोथेटिकल हो गए। तो देखो मैं यहां पे क्या बोलता हूं कि ये जो जे ओमेगा एल है, दिस इज एनालॉगस टू resistor but for an inductor। ठीक है भाई, तो it is purely mathematical and has no प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस। भाई प्रैक्टिकली तो जो रिलेशन होता है ना आपका, वो LdI/dt वाला ही होता है। ये तो ट्रांसफॉर्म हम ले लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, हम लोग ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं अपना काम आसान करने के लिए, तब ये जे ओमेगा एल बनता है। वरना तो इंडक्टर में V इक्वल टू LdI/dt डिफाइंड है, कैपेसिटर में I इक्वल टू CdV/dt डिफाइंड है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, जैसे रेजिस्टेंस से कंपेयर करने के लिए आपने इसकी रिएक्टेंस डिफाइन की है, ऐसे ही जब रेजिस्टेंस में पावर है तो आपको इसके लिए भी पावर डिफाइन करनी पड़ेगी। लेकिन रेजिस्टेंस जो पावर लेता है मेरे भाई, वो हीट में कन्वर्ट कर देता है। अब ये काम इंडक्टर कैपेसिटर तो करते नहीं है। इंडक्टर कैपेसिटर में हमने देखा कि जितनी एनर्जी वो लेते हैं उतनी ही रिलीज कर देते हैं, वो नेट एनर्जी रखते ही नहीं है। इसीलिए जब इनकी पावर डिफाइन की जाएगी टू कंपेयर देम टू अ रेजिस्टर, तो वो पावर इमेजिनरी होनी चाहिए,
बिकॉज दे डू नॉट डिसिपेट एनी हीट, दे डू नॉट डिसिपेट एनी हीट। तो मैं क्या बोल रहा हूं, टू कंपेयर with a resistor we need to define power for L and C, ठीक है, लेकिन but L and C do not dissipate energy, do not dissipate energy, and hence their power is imaginary, their power is imaginary। समझ आ रहा है पावर डिफाइन क्यों कर रहे हैं, जल्दी से कंफर्म करो, ये बात क्लियर हो रही है, पावर डिफाइन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इंडक्टर कैपेसिटर को रेजिस्टेंस से कंपेयर करना है। क्यों कंपेयर करना है, क्योंकि एसी एनालिसिस के अंदर आर, एल और सी तीनों को एक साथ लेके चला जाता है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज नहीं करते, सारी इक्वेशन हो जाती हैं लीनियर। तो इसीलिए हमें उसके लिए पावर भी डिफाइन करनी पड़ी। तो जो पावर डिफाइन की गई एल और सी के लिए, पावर डिफाइंड फॉर एल एंड सी, power defined for L and C is reactive power, ठीक है भाई, जल्दी बताओ ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई कि रिएक्टिव पावर डिफाइन क्यों की गई। मैंने आपको रीजन बताया, रिएक्टिव पावर जो होती है, लास्ट वीडियो अगर आप मेरा देखोगे पार्ट 2, तो मैंने आपको ये बताया था जो पावर जनरेट होती है, ट्रांसमिट होती है, कंज्यूम होती है, वो सारी की सारी पावर रियल पावर है। रिएक्टिव पावर ना कभी बनी, ना कभी ट्रैवल की, ना कभी डिसिपेट हुई, ना कभी कंज्यूम हुई, ठीक है, ऐसी कोई पावर है ही नहीं। पावर सिर्फ कौन सी है, रियल पावर। फिर भी रिएक्टिव पावर क्यों डिफाइन किया, ताकि मैथमेटिकली एनालिसिस के लिए आप इंडक्टर कैपेसिटर को सेम लेवल पे लेकर के आ पाओ रेजिस्टेंस के। तो जब जब आप इंडक्टर कैपेसिटर को कंपेयर करोगे रेजिस्टेंस के, तो आपके इंडक्टर कैपेसिटर की हर क्वांटिटी इमेजिनरी बनेगी, हर क्वांटिटी इमेजिनरी बनेगी। इमेजिनरी क्यों बनेगी, क्योंकि वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। माधवी, पहली बात तो बेटा आपका सवाल ही गलत है, क्योंकि डीसी मशीन के अंदर तो रिएक्टिव पावर वैसे भी नहीं पढ़ी जाती, ठीक है। जो क्वेश्चन आपका होना चाहिए वो ये होना चाहिए, वोल्टेज करंट के बीच ट्रांसफॉर्मर और एसी मशीन्स में 90 डिग्री का एंगल है, तो वहां कौन सी पावर है, वहां कौन सी पावर है, ठीक है। तो मेरे भाई मैं यही बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। इस पे भी मैं आऊंगा, मशीन वाले टॉपिक पे आज ही आऊंगा, इसी वीडियो में आऊंगा, मशीन वाले कंसेप्ट पे भी आऊंगा। अब मैं पहले आपको समझाता हूं लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर। अब देखो बंधु, हम लोग क्या करते हैं हमेशा, वी एज्यूम वोल्टेज एज रेफरेंस, वी एज्यूम voltage as reference as most of sources are voltage sources। प्रैक्टिकली ज्यादातर सोर्सेज जो एग्जिस्ट करते हैं ना मेरे भाई, वो वोल्टेज सोर्सेज होते हैं, इसीलिए वोल्टेज को रेफरेंस लिया जाता है, इसीलिए वोल्टेज को रेफरेंस लिया जाता है। बिल्कुल नागेश्वर का पॉइंट बिल्कुल सही है। इन रियलिटी एल और सी करंट को अपोज नहीं करते, एल और सी चेंज को अपोज करते हैं, ना कि करंट को। तो प्रैक्टिकली दे डू नॉट अपोज द फ्लो ऑफ करंट,
ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या होता है ना मेरे भाई, एसी करंट जो है हमेशा चेंजिंग होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं एसी करंट के चेंज को अपोज करने का मतलब एसी को अपोज करना। आयुष्मान कह रहे हैं हमारे पास 3 यूनिट क्यों हैं पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखो आयुष्मान, पावर की एक ही यूनिट होती है वॉट, लेकिन अब हमने एपरेंट पावर जो डिफाइन की, यानी जो पावर एक्सपेक्टेड है बट एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, उसको रियल पावर या एक्चुअल पावर से अलग कैसे रखें, उसके लिए कर दिया वोल्ट एम्पियर। फिर रिएक्टिव पावर जो कि हाइपोथेटिकल क्वांटिटी थी, उसके लिए कर दिया वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ताकि तीनों क्वांटिटीज में अलग अलग फर्क पता किया जा सके, वरना पावर तो सिस्टम में एक ही थी, दैट इज द रियल पावर। अब देखो मेरे भाई, अगर करंट का एंगल वोल्टेज से ज्यादा आ जाए तो हम कहते हैं करंट लीड्स वोल्टेज, ठीक है, और इस केस में हम कहते हैं पावर फैक्टर इज लीडिंग, ठीक है। अब इस केस में अगर आप रिएक्टिव पावर देखोगे, रिएक्टिव पावर इमेजिनरी पार्ट होती है ना वी आई कॉन्जुगेट का, तो ये होती है साइन थीटा वी माइनस थीटा आई, ठीक है। अब थीटा आई तो बड़ा है, तो थीटा वी माइनस थीटा आई नेगेटिव आएगा। साइन के अंदर अगर नेगेटिव रखोगे तो साइन नेगेटिव देता है, यानी जब करंट लीड करेगा वोल्टेज से तो रिएक्टिव पावर नेगेटिव आएगी। whenever current will lead the voltage, the reactive power will be negative। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं इतने टाइम से कि रिएक्टिव पावर हमने डिफाइन की है मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए। प्रैक्टिकली तो ऐसी कोई पावर होती नहीं, क्योंकि इंडक्टर कैपेसिटर कोई पावर कंज्यूम करते नहीं, इसीलिए इसको इमेजिनरी दिखाते हैं। अगर देखो करंट का फेज कम होगा वोल्टेज से, तो तुम ये कह दोगे करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज, करंट वोल्टेज से पीछे चल रहा है, तब हम कहते हैं पावर फैक्टर इज लैगिंग इन नेचर। अब इसके अंदर अगर रिएक्टिव पावर की बात करो बंधु, तो वी आर एम एस आई आर एम एस साइन थीटा वी माइनस थीटा आई। अब थीटा वी जब बड़ा है थीटा आई से, तो थीटा वी माइनस थीटा आई पॉजिटिव है, साइन के अंदर पॉजिटिव डालोगे तो आंसर पॉजिटिव मिलेगा। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि रिएक्टिव पावर इज पॉजिटिव फॉर लैगिंग पावर फैक्टर एंड इट इज नेगेटिव फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। अब चलो मैंने आपकी एक बात ये भी मान ली, आप कहते हो कि सर जो जे होता है वो तो फेज बताता है, तो मेरे भाई पावर में फेज का कोई मतलब नहीं होता। फेज इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर फेजर और साइनोसोइडल क्वांटिटी। फिर भी जब हम पावर को P प्लस जे क्यू लिखते हैं तो वहां हम बाय डिफॉल्ट बता रहे हैं कि P तो रियल है, यानी वो तो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये जो Q है ये मैथमेटिकल है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो लिखे जाते हैं ना मेरे भाई x प्लस आयोटा वाई, तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक मैथमेटिकल थ्योरी है, इमेजिनरी चीजें रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। यार मैं आप सभी लोगों का जवाब दूंगा, आप लोग चिंता मत करो। आज का लेक्चर जो जा रहा है ना, आज का ये जो वीडियो है, इसके अंदर आप जब देखते जाओगे तो आपको अपने आंसर खुद पे खुद मिल जाएंगे। ये समझ आया ना सबको लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है, तो रिएक्टिव पावर का साइन भी आ गया, ठीक है। अब मैं आता हूं आप लोगों के क्वेश्चंस पे, जैसे कि पहला है इंडक्टर। अब देखो मेरे भाई, इंडक्टर में क्या होता है, जब कभी ऐसा साइन कन्वेंशन होता है तो V लिखा जाता है एल डी आई बाई डी टी।
आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। सो ओमेगा एल आई एम कॉस ओमेगा टी। तो देखो आपको यहां से इतना मालूम है ना, आपको क्या मालूम है मेरे भाई यहां से, दैट वोल्टेज लीड्स करेंट बाय 90 डिग्री। हमें यह मालूम है कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है। अब अगर इसी चीज को फेजर में दिखाएं मेरे भाई, तो अगर ये वोल्टेज है तो वोल्टेज 90 डिग्री आगे। अब देखो अगर यहां थीटा भी 0 लेते हो तो थीटा आई माइनस 90 आएगा, यानी वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे है। साइन, ठीक है। अब इसमें डालना जरा 0 माइनस माइनस 90, यह आ गया पॉजिटिव। अब देखो मेरे भाई इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, यहां करंट पॉजिटिव में एंटर कर रहा है तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से इट एब्जॉर्ब्स पावर, इट एब्जॉर्ब्स पावर। साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा है और आपका आंसर भी पॉजिटिव आया है, आपका आंसर भी पॉजिटिव आया है। तो हम ये कह सकते हैं our hypothesis is true. L absorbs Q। अब देखो दूसरी बात यहां पे ये हो सकती है कि ये लैगिंग पावर फैक्टर है। क्यों लैगिंग पावर फैक्टर है? क्योंकि करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से, या वोल्टेज करंट से लीड कर रहा है। तो आप यहां पे ऐसा भी बोल देते हो, आप यहां पे ऐसा भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इंडक्टर एब्जॉर्ब्स लैगिंग क्यू, इंडक्टर एब्जॉर्ब्स लैगिंग क्यू। यहां पे लैगिंग का मतलब है लैगिंग पावर फैक्टर, और इंडक्टर रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। अब देखो दूसरा केस भी मैं इंडक्टर का ही लेता हूं आपको और बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए। अब मान लो मेरे भाई, देखते चलना बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। मैं बता रहा हूं ना, आपने आज तक जो चीजें सुन रखी हैं उसमें आपको वही चीजें बताई गई हैं जितना किताबों के अंदर लिखा गया है, ताकि आपके दिमाग पे जोर ना पड़े। और मेरे साथ मेरे भाई दिमाग पे जोर ना पड़े ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो जब कभी ऐसा करंट दिखे, जब कभी ऐसा दिखे कि करंट निकल रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से या एक इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि यहां पे आपने कौन सा साइन कन्वेंशन माना है? डिलीवरिंग पावर का। पॉजिटिव से अगर निकल रहा है तो ये पावर डिलीवर कर रहा है, ये पावर डिलीवर कर रहा है। अब देखो इसके अंदर जब कभी आप वोल्टेज की इक्वेशन लिखेंगे तो आप माइनस एल डी आई बाई डी टी लिखते हैं। अगर करंट पॉजिटिव में एंटर करे तो आप लिखेंगे एल डी आई बाई डी टी, और पॉजिटिव से अगर लीव करे तब आप लिखेंगे माइनस एल डी आई बाई डी टी, तब आप लिखेंगे माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब मेरे भाई देखो अगर मैं यहां करंट को मान लूं आई एम साइन ओमेगा टी, तो आप क्या कह सकते हो?
ऐसा कह सकते हो ना। ठीक है, तो अब यहां से आपका वोल्टेज कितना आ गया मेरे भाई, समझते चलना। आपके सभी सवालों का जवाब आज के लेक्चर में छिपा है। अब देखो यहां पे क्या मालूम चला कि वोल्टेज लैग कर गई करंट से, वोल्टेज लैग कर गई मेरे भाई करंट से, यहां पे ये मालूम चला। तो मैं क्या कह सकता हूं यहां पे कि आई टी लीड्स वी टी बाय 90 डिग्री। अब देखो इसका मतलब है फेजर कुछ ऐसा बनेगा, समझे। यहां मेरे भाई अगर वोल्टेज का एंगल 0 है तो करंट का एंगल कितना है 90। तो जब आप रिएक्टिव पावर निकालेंगे नेगेटिव आएगी, क्यों भाई, साइन -90 बनेगा ना। अब देखो नेगेटिव अगर आ रही है मेरे भाई तो आप ये कह सकते हो लीडिंग है। अभी हमने प्रूफ किया था ना, लीडिंग पावर फैक्टर पे नेगेटिव आती है, लीडिंग पावर फैक्टर पे मेरे भाई नेगेटिव आती है। तो अब देखो आप यहां पे क्या कह सकते हो, इंडक्टर डिलीवर कर रहा था, इंडक्टर को आपने डिलीवरिंग माना है और आ रहा है लीडिंग। तो आप ऐसा कह सकते हो, आप ऐसा कह सकते हो। वरना आप ये भी कह सकते हो कि भाई मैंने तो डिलीवरिंग माना था, मैंने तो डिलीवरिंग माना था लेकिन आंसर आ गया नेगेटिव, मैंने तो डिलीवरिंग माना था लेकिन आंसर आ गया नेगेटिव। तो आपका हाइपोथेसिस गलत हो गया, आप ऐसे भी कह सकते हो। एल एब्जॉर्ब्स क्यू, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि आप डिलीवरिंग मान के चले, आंसर नेगेटिव आया, माने वो डिलीवर नहीं वो एब्जॉर्ब कर रहा था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो अब देखो मेरे भाई आप इंडक्टर के लिए क्या क्या कह सकते हो। अभी आपने ये बोला था ना एल एब्जॉर्ब्स लैगिंग क्यू, तो देखो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और थर्ड। अगर आप एब्जॉर्ब की जगह डिलीवर कर दो तो आपको एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, आप लैगिंग की जगह लीडिंग कर दो एक और माइनस साइन लगाना पड़ेगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। इसीलिए ये कहना कि इंडक्टर लैगिंग पावर एब्जॉर्ब करता है या लीडिंग पावर डिलीवर करता है, दोनों स्टेटमेंट एक ही बात को बताती हैं बट दो अलग अलग तरह से। दोनों स्टेटमेंट एक ही बात बोल रही हैं, क्योंकि एब्जॉर्ब का डिलीवर करोगे तो माइनस साइन आएगा, लैगिंग का लीडिंग करोगे तो भी माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी दोनों स्टेटमेंट ने एक ही बात बोला। तो आपने क्या बोला कि इंडक्टर एब्जॉर्ब्स रिएक्टिव पावर। बट दोबारा मेरे भाई दिमाग में याद दिला दूं, कहीं बह ना जाओ भावनाओं में, कि इंडक्टर कोई ना एनर्जी लेता है ना कोई एनर्जी देता है, रिएक्टिव पावर हाइपोथेटिकल है। क्यों है? ताकि इंडक्टर कैपेसिटर के कंसेप्ट्स को रेजिस्टेंस से कंपेयर किया जा सके और सारे एलिमेंट्स की स्टडी एक साथ की जा सके, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे सबको अलग अलग ट्रीट ना करना पड़े। वरना अगर आप ये देखो ट्रांजिएंट एनालिसिस में रेजिस्टर तो होता है V इक्वल टू आई आर, इंडक्टर होता है L डी आई बाई डी टी, कैपेसिटर होता है C डी वी बाई डी टी, यानी सबका ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। लेकिन एसी एनालिसिस में सबको इंपिडेंस में डाल के एक साथ सॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, अब आ जाओ कैपेसिटर पे। आज देखो दिमाग खुलने वाला है आप लोगों का।
अब देखो कैपेसिटर पे आ जाओ। अगर आपको ऐसा दिखे, यानी कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटरिंग दिखे, तो आप क्या बोलोगे? आपका साइन कन्वेंशन क्या चल रहा है? आपका साइन कन्वेंशन चल रहा है एब्जॉर्ब्स पावर वाला। तब आप लिखेंगे I इक्वल टू सी dV बाई डी टी। इसमें मेरे भाई अगर VT को लिख लोगे Vm साइन ओमेगा टी, तो IT क्या हो जाएगा? ओमेगा सी Vm कॉस ओमेगा टी, या फिर आप लिख सकते हो ओमेगा सी Vm साइन ओमेगा टी प्लस 90। अब इससे क्या समझोगे कि अगर ये फेजर है वोल्टेज का, तो ये फेजर आएगा आपके पास करंट का। 90 डिग्री लीड कर रहा है ना, 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो आप यहां पे क्या बोल सकते हो? थीटा वी अगर 0 है तो थीटा आई है 90। तो रिएक्टिव पावर तो मेरे भाई 0 और 90 पुट करोगे तो ये नेगेटिव आ गई। अब नेगेटिव को आप दो तरह से रीड कर सकते हो। देखो कैसे, देखो कैसे रीड कर सकते हो नेगेटिव को। आप ये कह सकते हो मैं तो एब्जॉर्ब मान के चला था और पावर आई लीडिंग। आप कह सकते हो मैं तो एब्जॉर्ब मान के चला था और पावर आई लीडिंग। तो आप ऐसा स्टेटमेंट लिख सकते हो, आप ऐसा स्टेटमेंट लिख सकते हो। अब आप और क्या लिख सकते हो कि भाई मैंने तो एब्जॉर्ब माना, आंसर नेगेटिव आया। एब्जॉर्ब माना, आंसर नेगेटिव आया। एब्जॉर्ब माना, आंसर नेगेटिव आया, यानी कि मैं गलत था। ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये Q को डिलीवर करता है, ये Q को डिलीवर करता है। ऐसा हम लोग कह सकते हैं। यही बात कहने के दो तरीके हो गए, या तो लीडिंग पावर एब्जॉर्ब करता है या रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है। अब देखो मेरे भाई, कैपेसिटर में भी एक बार कहानी पलट के देखते हैं। कैपेसिटर में भी एक बार कहानी पलट के देखते हैं। क्यों मेरे भाई, ये बताओ दिमाग खुल रहा है या नहीं खुल रहा? लग रहा है अब तक जो पढ़ा था सब धोखा था। असली रिएक्टिव पावर की बात तो यहां हो रही है। क्यों भाई, ऐसा सब लोगों को फील हो रहा है कि अभी तक आप लोग अंधेरे में थे? ठीक है, अब ये देखो, यहां मैंने डिलीवरिंग वाला साइन कन्वेंशन ले लिया है। यहां मैंने डिलीवरिंग वाला साइन कन्वेंशन ले लिया है। जब ऐसा साइन कन्वेंशन लोगे तो आप लिखेंगे ये चीज ना नेटवर्क के अंदर बेसिक याद रखना। अगर एब्जॉर्बिंग वाला साइन कन्वेंशन लेते हो तो इंडक्टर में V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, कैपेसिटर में I इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी। डिलीवरिंग वाला लेके चलते हो तो V इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, I इक्वल टू माइनस सी डीवी बाई डी टी। ठीक है, तो यहां से IT क्या आएगा मेरे भाई? देखो ये आया। अब इससे क्या समझे बंधु? इससे ये समझे कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो अगर ये वोल्टेज है तो ये आपका करंट है, 90 डिग्री लैग कर रहा है ना, तो इसमें वोल्टेज का एंगल 0 आ गया
तो रिएक्टिव पावर जो हो गई अब देखो, अगर आप इसमें थीटा वी माइनस थीटा आई में डालोगे तो आपको वी आर एम एस आई आर एम एस मिलेगा जो कि पॉजिटिव है, तो लैगिंग हो गया। अब यहां से देखो कॉन्क्लूजन क्या निकाल सकते हो, डिलीवर माना है और आंसर पॉजिटिव आया है, ये कॉन्क्लूजन निकल सकता है। और देखो यही यहां पे निकला था, सी डिलीवर क्यू, सी डिलीवर क्यू, और यही यहां पे भी निकल रहा है, सी डिलीवर क्यू। अब देखो इसके अलावा और क्या लिख सकते थे कि सी डिलीवर, यहां लैगिंग पावर फैक्टर है, लैगिंग क्यू। अब देखो बंधु, मैं ना आपको यहां पे समराइज कराता हूं इंडक्टर और कैपेसिटर को कि आपको याद क्या रहना चाहिए। इंडक्टर कैपेसिटर के बारे में सबसे पहले L के साथ क्या क्या लिख सकते हो, एब्जॉर्ब्स क्यों लिख सकते हो, एब्जॉर्ब्स लैगिंग क्यों लिख सकते हो। अगर एब्जॉर्ब का डिलीवर कर दो और लैगिंग का लीडिंग कर दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बात बराबर है, ठीक है। अब ऐसी कैपेसिटर का डिलीवर्स क्यों, डिलीवर्स लैगिंग क्यों, और डिलीवर का एब्जॉर्ब कर दो, लैगिंग का लीडिंग कर दो तो भी ठीक है, ठीक है। ये सारी स्टेटमेंट आपको L और C के साथ जोड़ी जा सकती हैं। ये सभी स्टेटमेंट एकदम सही हैं, ये सभी स्टेटमेंट एकदम सही हैं। अब किसी का क्वेश्चन ये आया था कि हम लोग करंट से ही लीडिंग लैगिंग क्यों डिफाइन करते हैं। तो देखो मेरे भाई, ज्यादातर सोर्सेज इस पावर सिस्टम के अंदर वोल्टेज सोर्सेज हैं, वोल्टेज सोर्सेज हैं। तो जब आप रेफरेंस डिफाइन करोगे तो यू विल टेक द रेफरेंस एज द वोल्टेज सोर्स, क्योंकि प्रैक्टिकली ज्यादातर सोर्सेज क्या हैं, वोल्टेज। तो जब आपने रेफरेंस वोल्टेज को रख लिया, अब आप इसके आगे है करंट या इसके पीछे है ये मेजर करोगे, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, वोल्टेज, और ऑब्जर्व किसे करना है, करंट को। इस हिसाब से लीडिंग लैगिंग डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। अब मेरे भाई आयुष्मान का क्वेश्चन ये था कि अगर ये कोई पावर लेते ही नहीं, अगर ये कोई पावर लेते ही नहीं तो कंपेंसेट क्यों करना पड़ता है। देखो मेरे भाई, मैं एक क्वेश्चन बना के लिखता हूं कि why reactive power और LC are undesirable, ठीक है। ये आंसर आपको खोज के लाना है, ये आंसर आपको खोज के लाना है कि रिएक्टिव पावर और ये LC ये अनडिजायरेबल क्यों होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगले लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगले लेक्चर में मैं ये रिएक्टिव पावर का कंसेप्ट और एक्सप्लोर करने वाला हूं, मशीन से जोड़ के, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से जोड़ के, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से जोड़ के,
मैं इसको और एक्सप्लोर करने वाला हूं और आप और बेहतर वे में ये समझ पाओगे कि ये रिएक्टिव पावर डिफाइन क्यों की गई, ये क्यों की गई डिफाइन। मेरे भाई इंडक्टर कैपेसिटर में इतना बहुत था बताना कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, लेकिन हर बार अगर करंट की टर्म्स में सॉल्व किया जाए, हर बार अगर करंट के फेजर बनाए जाएं, फिर उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट निकाला जाए, तो मेरे भाई बहुत मुसीबत हो जाएगी, बहुत ज्यादा लंबा काम हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें ये हाइपोथेटिकल रिएक्टिव पावर को लेकर के आसान हो जाती हैं। जैसे अगर हम ये कह दें कैपेसिटर रिएक्टिव पावर दे दे इंडक्टर को, तो नेट रिएक्टिव पावर खत्म हो जाएगी, नेट रिएक्टिव पावर खत्म हो जाएगी। लेकिन यही चीज अगर ऐसा बोलते कि कैपेसिटर का करंट आउट ऑफ फेज हो जाए इंडक्टर से, दोनों का नेट करंट 0 हो जाए, तो सारा करंट रजिस्टर का बनेगा। समझ रहे हो ये चीज विजुअलाइज करना कितना मुश्किल है, और यही विजुअलाइज करना कितना आसान है कि कैपेसिटर ने इंडक्टर को एनर्जी दे दी तो कोई रिएक्टिव पावर की जरूरत पड़ी ही नहीं, रिएक्टिव पावर की जरूरत पड़ी ही नहीं। फिरोज मेरे भाई कैपेसिटर पावर नहीं लेगा, तो आप पूछ रहे हो सिंगल फेज मोटर में क्यों लगा। सिंगल फेज मोटर में इसलिए थोड़ी लगा था कि पावर लेगा, सिंगल फेज मोटर में लगता है ताकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड में वो शिफ्ट प्रोड्यूस कर पाए, और शिफ्ट प्रोड्यूस करने से बनती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। वो एक डिफरेंट डोमेन ही हो गया एंटायरली, उसका पावर से कोई वास्ता नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसी चीजें लगा रहे हो, अगर आपने कैपेसिटर लगाया मेरे भाई, अगर पावर ही कंज्यूम करानी थी तो रजिस्टर लगा देते, कैपेसिटर क्यों लगाया। समझ रहे हो, कैपेसिटर इंडक्टर एनर्जी कंज्यूम नहीं करते, ये बात दिमाग के अंदर बिठा लो। रिएक्टिव पावर एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है which has been defined just in order to treat L and C as a resistor, and to compare it with a resistor, every quantity defined for resistor should have an analog in inductor and capacitor, should have an analog in inductor and capacitor। जैसे रेजिस्टेंस का रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस का इंपीडेंस, रियल पावर का रिएक्टिव पावर। तो जो जो टर्म्स आपके रेजिस्टेंस में डिफाइंड है, उस जैसी टर्म आपको एल और सी में भी डिफाइन करनी पड़ेगी। अब नागेश्वर कह रहे हैं कि रिएक्टिव पावर एल और सी में ऑसिलेट करती है। मेरे भाई रिएक्टिव पावर होती ही नहीं तो ऑसिलेट करेगी क्यों। ठीक है, मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं जब से कि रिएक्टिव पावर होती ही नहीं है। रिएक्टिव पावर डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस पे और बातें करेंगे कल। आप लोगों को मशीन से रिलेट करके, पावर सिस्टम से रिलेट करके, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेट करके इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, तो मेरे भाई अभी तक जहां भी आप पढ़े हो, जिससे भी आप पढ़े हो, वो लोग रिएक्टिव पावर रियल पावर पे इतनी बात करेंगे ही नहीं। पता भी तो होना चाहिए रियल पावर रिएक्टिव पावर के बारे में, तब तो कोई बात कर पाएगा। तो ये चीजें किसी को पता ही नहीं होती हैं। और आपका क्वेश्चन ये भी था कि मुझे कैसे पता है। चलो भाई, बहुत लोगों को नहीं पता तो मुझे कैसे पता। उसका एक सिंपल सा रीजन है मेरे भाई, जब भी मैं कोई स्टेटमेंट पढ़ता हूं ना, तो मैं व्हाट वाई हाउ ये सारी चीजें सोचता हूं, और जब ये सोचता हूं तो इसके अराउंड थ्योरी बिल्डअप करता हूं विच सेटिस्फाइज एवरी प्रैक्टिकल थिंग। और जब ये थ्योरी बिल्डअप हो जाती है और वो सारी चीजों को सेटिस्फाई करती है, तो मैं समझ जाता हूं थ्योरी सही है, अगर उसका कोई वायलेशन नहीं है। अगर किसी भी कंसेप्ट का कोई वायलेशन है, माने वो कंप्लीटली करेक्ट नहीं है।